India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2021 से फिजिकल हियरिंग यानी भौतिक रूप से सुनवाई की चरणबद्ध बहाली के दौरान पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी अधिसूचित की है। इसके तहत बताया गया है कि गैर विविध दिनों में सूचीबद्ध अंतिम सुनवाई या नियमित मामलों को फिजिकल मोड में सुना जा सकता है, लेकिन ऐसे अंतिम सुनवाई नियमित मामले जहां पक्षकारों के अधिवक्ताओं की संख्या न्यायालय के औसत कार्य क्षमता से अधिक है, उनकी सुनवाई वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अलावा किसी भी दूसरे मामले की सुनवाई ऐसे दिनों में फिजिकल मोड में की जा सकती है यदि संबंधित बेंच ऐसा कोई निर्देश देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर से मामलों की अंतिम सुनवाई प्रत्यक्ष रूप यानी फिजिकल मोड में करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। साथ ही कोरोना मानदंडों का पालन करने के मद्देनजर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक मिश्रित यानी हाइब्रिड विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मानक प्रक्रियाएं प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के निर्देश पर जारी की गई है। उन्होंने बार निकायों की मांग और अनुरोध पर विचार करने के लिए गठित न्यायाधीशों की सिफारिशों पर ध्यान करने के बाद ये फैसला किया है। कोरोना के कारण बीते साल मार्च में शीर्ष कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामलों की सुनवाई कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई बार निकाय और वकील फिर से प्रत्यक्ष सुनवाई करने की मांग कर रहे हैं। महासचिव द्वारा 28 अगस्त को जारी मानक प्रक्रिया में साफ किया गया है कि अदालतें सोमवार और शुक्रवार को विविध मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करती रहेंगी। एसओपी के मुताबिक न्यायालय परिसर में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर वादी और वकील प्रत्यक्ष सुनवाई का विकल्प चुन लेते हैं तो फिर उन्हें वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई की सुविधा नहीं मिलेगी। एसओपी में कहा गया है कि धीरे धीरे दोबारा फिजिकल हियरिंग शुरू करने के मद्देनजर गैर विविध दिनों में सूचीबद्ध अंतिम सुनवाई नियमित मामलों को प्रत्यक्ष रूप से सुना जा सकता है, जिसे संबंधित पीठ तय कर सकती है। वहीं विविध दिनों में सूचीबद्ध मामले समेत दूसरे सभी मामलों की सुनवाई वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी। प्रत्यक्ष माध्यम अपना रही पीठ सुनवाई के दौरान 15 मिनट का विराम ले सकती है ताकि इस दौरान अदालत कक्ष को सैनिटाइज किया जा सके। एसओपी में कहा गया है कि अगर पक्षकारों के वकीलों की संख्या 20 से अधिक है तो कोविड मानकों के अनुसार पीठ किसी भी समय ऑनलाइन सुनवाई का सहारा ले सकती है। वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और सुनवाई के लिए मामले की सूचीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर पीठ के समक्ष पेश होने के लिए अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करानी है। इसमें कहा गया है कि किसी मामले में पक्षकारों को सुनवाई शुरू होने से 10 मिनट से पहले प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए आने वाले वकीलों पक्षों का हाई सिक्योरिटी जोन में प्रवेश रजिस्ट्री द्वारा जारी दैनिक विशेष सुनवाई पास से ही होगा। मामले के पक्षकारों को प्रत्यक्ष सुनवाई से 10 मिनट पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए एक से अधिक मामलों वाले अधिवक्ताओं को प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग विशेष सुनवाई पास जारी किए जाएंगे और एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद वे अगले मामले में पेश होने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे 1 सितंबर 2021 से हाइब्रिड विकल्प के साथ भौतिक सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट के महासचिव ने इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी जारी की है, लेकिन इस प्लान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन असहमत है। एससीबीए ने एसओपी पर आपत्ति जाहिर करते हुए एक पत्र सीजेआई रमन्ना के नाम जारी की है और ऐसे में बता दें कि पत्र में लिखा है कि एससीबीए सदस्य के लिए इतनी शर्तों के साथ फिजिकल हियरिंग करना संभव नहीं है। एससीबीए ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी एरिया के पास की पाबंदी लगाना सही नहीं है। यहाँ पर वकील अपने केसेस की सुनवाई से पहले रुकते हैं। ये काफी बड़ा एरिया है, यहाँ पर पास की पाबंदी लगाने से अधिवक्ताओं को परेशानी होगी। एससीबीए ने यहाँ पर
प्रॉक्सिमिटी कार्ड के इस्तेमाल की सिफारिश की है और कहा है कि लाइब्रेरी और लॉन्ज में वेटिंग एरिया होनी चाहिए। हर कोर्ट रूम में 20 लोगों की एंट्री तक सीमित रखने की बात को भी एससीबीए ने रद्द कर दिया है और कहा है कि ऐसी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हर कोर्ट रूम की साइज अलग होती है और एसओपी में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कोर्ट रूम में 20 से ज्यादा लोग होंगे तो जज सुनवाई को स्थगित कर सकते हैं। इसे एससीबीए ने गैर वाजिब माना है। एससीबीए ने यह भी कहा है कि वो WHO के मुताबिक कोविड पर अब एंडेमिक की हालत में पहुंच गया है। साथ ही 31 सितंबर से 9 नए जज भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं और 15 कोर्ट रूम भी है। ऐसे में फिजिकल हियरिंग शुरू होने से लंबित केस जल्द निपट सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षक के पद से जुड़े वेतन भत्ते और अनुलाभ आकर्षक होने चाहिए। बदलाव, आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि वास्तव में एक प्राथमिक शिक्षक सरकार के तहत सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक होने चाहिए ताकि समाज में उपलब्ध सबसे मेधावी लोगों को आकर्षित किया जा सके और उसमें से सर्वश्रेष्ठ गुणों वालों को अंत में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि वह प्राथमिक शिक्षा के साथ ही तेजी से गिरते मानकों से भी परिचित है। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे DELED के बहुत कम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए हैं जिससे कि औसत और नीचे औसत के व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक बनने की योग्यता के लिए सक्षम किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य सी बात है कि एक गैर मेधावी और एक अकुशल शिक्षक सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के मानकों की बेहतरी के लिए एक बाधा होगा। कम मेधावी और असक्षम शिक्षक असक्षम छात्रों को पैदा करेंगे और ऐसे में न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कम न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने वाले औसत और औसत से कम व्यक्तियों की आमद हुई है। अदालत ने कहा है कि अंतिम रूप से हारने वाला मासूम बच्चा है जो सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में भर्ती होने पर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की उम्मीद करता है, जो न केवल बच्चे को पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाता है बल्कि सही और गलत, नैतिक और अनैतिक और सबसे ऊपर जीवन में अनुशासन सीखने के लिए समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनने के बीच अंतर की क्षमता को भी सिखाता है। ये मूलभूत लक्षण एक बच्चे में तभी पैदा हो सकते हैं जब बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक चरित्र, आचरण, व्यवहार में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हो और उनके मानवीय मूल्य हो। नतीजतन अदालत ने सरकार और उसके पदाधिकारियों सहित सांसदों से एक गंभीर अनुरोध किया है कि वैधानिक या अन्य प्रावधानों के माध्यम से वे किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता मानदंड के रूप में न्यूनतम योग्यता और योग्यता के असाधारण उच्च मानकों को शामिल करें। अदालत ने कहा है कि इससे निसंदेह सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को न केवल साक्षरता बल्कि उच्चतम मानकों की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। दरअसल पीठ कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी जिन्होंने संविदाशाला शिक्षक ग्रेड 3 के रूप में सेवा करते हुए 2 वर्षीय 2013 से 14 में DELED पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। दूसरे वर्ष की DELED परीक्षा में अपने पहले प्रयास में 1 से अधिक सिद्धांत विषयों में असफल होने के बाद इन लोगों ने दूसरे वर्ष की DELED परीक्षा में फिर से बैठने और उत्तीर्ण होने के लिए दूसरा मौका देने जाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि वह याचिकाकर्ताओं को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है जो दूसरे वर्ष में 1 से अधिक थ्योरी विषयों में असफल रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से संबंधित मामले की जांच के तरीके पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने और अदालत के समक्ष जांच अधिकारियों की गैर उपस्थिति रहने पर सवाल उठाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले में तत्काल
उपचारात्मक कार्रवाई का आह्वान किया है और पूर्वोत्तर जिले के डीसीपी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति का संज्ञान लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये और भी दुखद है कि बड़ी संख्या में दंगों के मामले में जांच का स्तर बहुत खराब है। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद न तो आईओ और न ही एसएचओ और न ही उपरोक्त पर्यवेक्षण अधिकारी ये देखने की जहमत उठाते हैं कि क्या मामलों में उपयुक्त प्राधिकारी से कुछ और सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है और जांच को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि देखा गया है कि अदालत में आधी अधूरी चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस शायद ही जांच को तार्किक अंत तक ले जाने की परवाह करती है। कई मामलों में फंसे आरोपी इसी कारण से जेलों में सड़ते रहते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की थी जब अदालत ने अशरफ अली और परवेज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आपको बता दें कि जिन पर दंगाइयों की भीड़ में सक्रिय सदस्य होने के आरोप भी लगाए गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और उन पर तेजाब फेंक कर उन्हें घायल कर दिया था। अदालत ने ये भी देखने के बाद कि पुलिस की खिंचाई की कि आईओ ने एसिड संरक्षक पदार्थ का नमूना एकत्र करने और उसका रासायनिक विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाई है। ये भी देखा गया है कि जांच अधिकारी ने पीड़ितों को लगी चोटों पर प्रकृति के बारे में भी राय लेने की जहमत नहीं उठाई है। अदालत ने कहा है कि यहाँ एक नोट करना वास्तव में पीड़ादायी है कि इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में दंगों के मामले विचाराधीन हैं और अधिकांश मामलों में आईओ अदालत में या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं हो रही हैं। न्यायालय ने यह भी देखा है कि जांच अधिकारी दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों को आरोप पत्र की पीडीएफ कॉपी ईमेल करते हैं और तथ्यों और जांच में गहराई तक जाने का अवसर दिए जाने बिना ही आरोप पर बहस करने का काम उन पर छोड़ देते हैं। मामले में एफआईआर पिछले 27 फरवरी को एक कांस्टेबल की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दंगाइयों के एक समूह ने उन पर और अन्य स्टाफ सदस्यों पर कांच की बोतल, एसिड और ईंटों से हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पीड़ित को आरोपी को दी गई सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल करने का अधिकार इस आधार पर प्रदान करता है कि आदेश में अपर्याप्त सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि अपर्याप्त सजा के खिलाफ निर्धारित एकमात्र प्रावधान धारा 377 है, जो कि सरकार, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल करने का प्रावधान करता है। अदालत सीआरपीसी की धारा 372 के तहत एक 8 साल की बच्ची जिसका कार में बलात्कार किया गया और उसके बाद गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पिता द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा आरोपी को नाबालिग बेटी का यौन शोषण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराते हुए सुनवाई की गई और सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी सजाएं, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है, साथ साथ चलेंगी और दोषी को पहले ही की गई नजरबंदी की अवधि को कारावास की अवधि के खिलाफ सेट किया जाएगा। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता यानी मृत लड़की के पिता ने तत्काल अपील दायर कर निचली अदालत द्वारा पारित सजा को मौत की सजा में बदलने की मांग की। वकील द्वारा ये तर्क दिया गया कि उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण और उसकी हत्या करने के बाद प्रतिवादी ने उसके शव को जिलाधिकारी के आवास के पीछे फेंक दिया और इसलिए उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य और क्रूर है। अदालत ने पीड़िता के पिता के अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधानों के तहत तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है, जिसमें खुद को सीआरपीसी की धारा 2 के तहत पीड़ित होने का दावा किया गया। ये दोहराया जाता है कि आरोपी को अपर्याप्त सजा के आधार पर पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें ज्योतिषी अंधविश्वासों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपनी ज्योतिषीय मान्यताओं पर विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑदिकेस वालू की पीठ ने उठाई गई चिंता को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों को अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था की ओर उन्मुख करने की, अंधविश्वासों को दूर करने की मांग पर
याचिकाकर्ता की याचिका पर अदालत कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती है और व्यक्तियों को विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ए.के. हेमराज द्वारा दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया कि बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाए ताकि ज्योतिष के विषय पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सत्य और इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सभी सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्रों में व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाई जा सके। ये सुनिश्चित करेगा कि निर्दोष माता पिता ऐसे ज्योतिषीय अंधविश्वासों के कारण अपने बच्चों के करियर की संभावनाओं और जीवन के अनिवार्य रूप से नुकसान न पहुंचाए। बेंच ने विज्ञान की निरंतर विकसित होती प्रकृति और वैज्ञानिक सिद्धांतों की अनिश्चितता पर विचार करते हुए कहा कि इस तरह के संबंध में विज्ञान भी पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिससे याचिका में केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने, मॉल और कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति दिए जाने वाले महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि याचिका में मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी लोगों को उनके वैक्सीनेशन की स्थिति के बावजूद ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने की मांग की गई है। अवर सचिव और मुख्य सचिव द्वारा 10 और 11 अगस्त को एसओपी जारी कर कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानों, कार्यालयों और दूसरे प्रतिष्ठानों के लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि उनके कर्मचारियों को 15 अगस्त तक वैक्सीन लगा दी गई हो। याचिका में इस एसओपी पर उन लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये एसओपी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। एक्टिविस्ट फिरोजा मिथी बोरवाला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 19 मार्च 2021 को लोकसभा में दिए गए केंद्र के जवाब में वैक्सीनेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वालों के लिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या मेडिकल जटिलताओं के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है जो वैक्सीनेशन के कारण बढ़ सकते हैं। ऐसे में नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीका न केवल अवैध है बल्कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मजबूर करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई संवैधानिक जनादेश की पुष्टि नहीं कर रही है। इसके अलावा सरकार वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण जिम्मेदारी या मुआवजा नहीं ले रही है। याचिका में असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों के विभिन्न हाईकोर्टों के फैसलों का जिक्र भी किया है। इन हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नौकरियों, यात्रा, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक संस्थानों पर पहुंचने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले दिल्ली और केरल हाईकोर्ट दोनों ने फैसला सुनाया कि वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। याचिका में भी कहा गया है कि इसके अलावा एक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार दवा चुनने का मौलिक अधिकार है। महाराष्ट्र राज्य ने इस तरह की एसओपी जारी करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 और 256 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मिथी बोरवाला ने यह भी मांग की है कि महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ आईपीसी के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए जो जबरदस्ती टीकाकरण पर केंद्र के निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। इसी तरह की याचिका योहान तेंगरा ने भी हाईकोर्ट में दायर की है जो जागृत भारत आंदोलन के सदस्य हैं। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गर्मियों के महीने में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने रिट याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि अधिवक्ताओं को गर्मियों के महीने में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिल सके। अधिवक्ता त्रिपाठी ने प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और उस विशेष राज्य के लिए प्रचलित गर्मी के महीने का निर्धारण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है जिसके दौरान तापमान और आर्द्रता विभिन्नता के अनुसार ही काला कोट और गाउन को पहनने से छूट दी जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का
हवाला देते हुए जिसने ड्रेस कोड में ढील दी है। याचिकाकर्ता ने मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए सिस्टम में बदलाव के महत्व पर जोर दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार तेज गर्मी में कोट और गाउन पहनकर जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच आना जाना असहनीय हो जाता है और महत्वपूर्ण फाइलों और दूसरी वस्तु जो हाथ में होने के कारण उन्हें उतारना और साथ ले जाना हमेशा संभव नहीं हो पाता। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ता पर्याप्त रूप से समृद्ध नहीं है कि एसी का उपयोग कर सकें और ऐसे में गर्मियों के महीने में काला कोट और गाउन पहनने से गर्मी का प्रभाव पड़ जाता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि असहज पोशाक पहनने से बेचैनी के कारण सही से काम करने में परेशानी होती है और अदालतों के परिसर में घूमना काले कोट और गाउन को असहनीय गर्म मौसम में पहनने से निराशा और नाराजगी होती है, जो चिड़चिड़े आचरण के रूप में दर्शाता है। याचिका में आगे का तर्क दिया गया है कि कोर्ट का रखरखाव एक अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है और क्योंकि अत्यधिक पसीने के कारण कोर्ट को नियमित रूप से धोने या ड्राई क्लीन करने की आवश्यकता होती है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक यूपी को सभी जांच अधिकारियों को संबंधित पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से जांच करने के तरीके पर एक सर्कुलर आदेश जारी करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उन्हें ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि सभी जांच अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए और इस प्रशिक्षण के लिए समय सारणी यानी रोस्टर बनाकर 1 वर्ष के भीतर आवधिक प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा किया जाए। इसके अलावा यूपी पुलिस के महानिदेशक को भी 3 महीने की समाप्ति से पहले रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जांच के लिए प्रशिक्षण देने से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जांच अधिकारियों को तैनात करने के बारे में जानकारी शामिल होगी। डीजीपी को तिमाही अंतराल पर दूसरी, तीसरी और चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों, संसाधनों और उन व्यक्तियों का विवरण दिया गया जिन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जा सकता है या जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए इनकार कर दिया है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से कहा है कि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 में निर्धारित कानून के आलोक में दिया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.